उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। डॉक्टर किसी से इमरान की पहली मुलाकात ऑक्सफोर्ड के ज़माने में हुई थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर किसी शोबाए नबातात का हेड ऑफ डिपार्टमेंट था। इंतहाई ज़हीन, शौक़ शंग और शगुफ्ता सहन रखने की वजह से इमरान के साथ उसकी गाड़ी छनने लगी और फिर वो ऐसे दोस्त बन गए कि उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। ऑक्सफोर्ड से आने के बाद भी डॉक्टर विस्की ने कभी कभार मुलाकात हो जाया करती थी, इसलिए उनकी दोस्ती बरकरार रही। डॉक्टर किसी यूं तो नबातात का माहिर था, लेकिन उसके साथ साथ उसे क्रिमिनोलॉजी से भी बेहद दिलचस्पी थी। खानदानी रईस होने की वजह से उसे मालो दौलत की कभी परवाह न रही थी। चैनरी और एक्रीमिया में वो कई बड़े बड़े ज़राती फार्मों का मालिक था। लातीनी एक्रीमिया में उसकी मलकियत में सोने की कई कानें थीं। इसलिए चूंकि उसने शादी ना की थी, इसलिए वो अकेला ही रहता था। ज़्यादातर वो दुनिया के ऐसे इलाकों के दौरे पर रहता था जहाँ घने जंगल हों। इन जंगलात में मौजूद नई से नई बूटियों पर रिसर्च करता रहता। उसकी रिसर्च पेपर दुनिया के बड़े बड़े अखबारात में छपते रहते थे और उसे मुत्तफिका तौर पर नबातात का बैनुल अक़वामी माहिर समझा जाने लगा। लेकिन इसकी एक और हैसियत इमरान भी जानता था। डॉक्टर विक्सी ने एक मखसूस ग्रुप बनाया हुआ था। जब वो अपनी रिसर्च से थक जाता तो वो जराइम की दुनिया का रुख करता था और फिर किसी बड़े मुजरिम या बैनुल अक़वामी तंजीम की शामत आ जाती। डॉक्टर विक्सी इस मुजरिम या तंजीम के खिलाफ ऐसी जहानत से जाल बिछाता कि फिर उसके बच निकलने का सवाल ही पैदा ना होता था। उसने अपने ग्रुप में इंतहाई दलेर, ज़हीन और वफादार लोग भर्ती कर रखे थे, जिन्हें इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जाती थी कि इतना मुआवजा शायद एक्रीमिया के सदर के नसीब में ना था। वो इंतहाई ठाठ से ज़िंदगी गुजारते थे। यही वजह था कि वो डॉक्टर विस्की के हुक्म पर आग के समंदर में भी छलांग लगाने से दरीक ना करते थे। गुज़िश्ता 10 सालों से डॉक्टर विक्सी ने अपनी मुस्तकिल रिहाइश फिनलैंड में इख्तियार कर रखी थी। यही वजह थी कि फिनलैंड का जिक्र आते ही इमरान को डॉक्टर विक्सी याद आ गया और फिर उसने बड़ी आसानी से उसकी रहायशगाह मालूम कर ली थी, ताकि किसी भी ज़रूरत के वक्त इसकी रहायशगाह और बसाते खुद उसके ग्रुप को इस्तेमाल कर सके। अरे नहीं बॉय, मैं बाज आया, मुझे बस डॉक्टर विक्सी ही कहते दो। और हाँ, तुमने पावरलैंड के मुतलिक तफसील नहीं बताई, मुझे इससे दिलचस्पी होने लगी। डॉक्टर विक्सी ने हंसते हुए जवाब दिया और इमरान ने पावरलैंड के मुतलिक जो तफसीलात उससे मालूम थी डॉक्टर को बता दी। तो लेडी एशले इस पावरलैंड की सरबराह है, डॉक्टर विक्सी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तक तो वही सामने आई है, इमरान ने जवाब दिया। अब तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? तुम्हारे बयान के मुताबिक बगैर ट्रांसमिट हुए पावरलैंड में घुसा नहीं जा सकता, और वहां गए बगैर उसे कैसे तबाह किया जा सकता है? डॉक्टर ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। इसलिए तो मैं यहाँ फिनलैंड आया हूँ, मुझे किसी ना किसी तरह ट्रांसमिट फ्यूज हासिल करना है, इमरान ने जवाब दिया। फिर इससे पहले कि डॉक्टर को जवाब देता, कमरे के दरवाजे पर एक नौजवान नजर आया। क्या बात है बेटी? डॉक्टर ने उसे चौंक कर देखते हुए पूछा। बॉस, हमारी कोठी की निगरानी की जा रही है, आने वाले ने जवाब दिया। ओह, कैसे? डॉक्टर ने चौंकते हुए पूछा। इमरान भी निगरानी का सुनकर चौंक पड़ा। सर, सामने वाली कोठी अरसे से खाली पड़ी थी, लेकिन थोड़ी देर पहले वहां एक नौजवान नजर आ रहा है। वो बड़े पुरअसरार तरीके से एक ताकतवर दूरबीन की मदद से कोठी के अंदर झांक रहा है, बेटी ने जवाब दिया। ओह, तुम 2 आदमियों को लेकर जाओ और उससे यहाँ ले आओ, मैं देखता हूँ कि वो क्या चीज़ है, डॉक्टर विक्सी ने सख्त लहजे में कहा। नहीं डॉक्टर, इस तरह तो खिल सामने आ जाएगा। तुम्हारे आदमी सिर्फ उसकी निगरानी करे ताकि पता चले कि वो क्या चाहता है, उससे मिलने वाले लोग कौन हैं, इसके बाद कोई फैसला किया जा सकता है, इमरान ने फौरन कतन कलामी करते हुए कहा। ओके ठीक है बेटी, जो कुछ प्रिंस कह रहा है उसकी हरूफ बहरफ तामील करो, डॉक्टर विक्सी ने कहा और बेटी अदब से सर झुकाता हुआ मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। तुम काम कर लो, वैसे भी तुम काम को तूल देने के आदी हो, मैं भी उसे बुलवा कर सब कुछ उगलवा लेता, डॉक्टर विक्सी ने कहा। इस तरह सस्पेंस खत्म हो जाता डॉक्टर, एक पहरा पड़ जाने से सारी गेम नहीं जीती जा सकती, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और डॉक्टर विक्सी सर हिलाने लगा। इमरान ने मेज़ पर बड़े हुए टेलीफोन को अपनी तरफ खिसकाया और फिर उसने नंबर डायल करने शुरू कर दिए। किससे फ़ोन कर रहे हो? डॉक्टर ने हैरत भरे लहजे में पूछा। अपनी मुस्तकबिल की बीवी को, मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं मरा नहीं जिंदा हूँ, ऐसा ना हो कि वो मेरी मौत की खबर सुनते ही फ़ौरन किसी और से शादी रचा ले, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा और डॉक्टर सिरिला मुस्कुराने लगा। सिटी चार्मिंग होटल, चंद लम्हों बाद उसकी तरफ से एक नुस्वानी आवाज़ रिसीवर में उभरी। कमरा नंबर 112, मिस से मिलवा दें, इमरान ने बड़े बावकार लहजे में कहा। होल्ड ऑन कीजिए जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान खामोश हो गया। यस, रीटा स्पीकिंग, चंद लम्हों बाद रिसीवर पर जूलिया की आवाज़ सुनाई थी। रीठा? अरे अब रीठा भी नाम होने लग गए हैं, अब तक तो इसके से कपड़े धोए जाते थे, अगर यही हाल हुआ तो कल तक ड्राई क्लीनर भी किसका नाम होगा? इमरान की जुबान चल पड़ी, उसकी आंखों में शरारत भरी चमक थी। वो डॉक्टर विक्सी के चेहरे पर भी हंसी फूटी पड़ रही थी।
तुम विक्टर हो, तुम कहाँ हो? जूलिया का लहजा बुखलाया हुआ था और वो इमरान का नाम लेते लेते रुक गई थी। जहां मुझ जैसे आशिक हो सकते हैं, एक वीराना है मेरे चारों तरफ फैला हुआ, हदे निगाह तक वीराना। यहाँ रेत के बगोले रक्स कर रहे हैं, बाओ सरर सरर की सरसराहट कानों में रस खोल रही है, और रस भी लीमों का इंतहाई तर्ज, और लीमू भी कागजी, अखबारी कागजी का बना हुआ। इमरान की जुबान एक बार फिर खुल गई। बकवास मत करो, सिवाय टटर करने के तुम्हें और भी कुछ आता है? कैप्टन शकील पुलिस की हिरासत में है, सफदर गायब है, जवाना और जोसेफ अस्पताल में जख्मी पड़े हुए हैं, उनकी कार पर बम फेंका गया है। जूलिया ने उसकी बात काटते हुए इंतहाई तेज लहजे में कहा। गुस्से की हालत में उसे फर्जी नाम भी भूल गए थे और वो अब इन सब के असल नाम लिए जा रही थी। तुमने शायद अब मुराकबा शुरू कर दिया है, या फिर तुम पर इल्हाम होने लगा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इल्हाम नहीं है, सदीकी और चौहान शहर की सैर करते फिर रहे थे कि उन्होंने एक पुलिस वैन में कैप्टन शकील को जनरल अस्पताल से निकलते देखा। उन्होंने मज़ीद मालूमात की तो पता चला कि जवाना और जोसेफ अस्पताल में मौजूद हैं। वो दोनों शदीद जख्मी हैं, उनकी कार पर बम फेंका गया था। सफदर और कैप्टन शकील इकट्ठे ही गए थे। कैप्टन शकील को पुलिस ने गिरफ्तार करके उसको ले गई और उसने कमरे में गोलियां बरसानी चाही थी जिन पर जोसेफ और जवाना मौजूद हैं। सफदर की तरफ से कोई इतला नहीं है। कैप्टन शकील को पुलिस हेडक्वार्टर ने किसी खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया है, उसका पता नहीं चल रहा, जूलिया ने तफसील बताते हुए कहा। मजीद मालूमात के लिए सुन लो कि मैं भी इस कार में था जिसमें जोसेफ और जवाना थे। मैं भी जख्मी होकर अस्पताल पहुंचा और जिस वक्त सफदर और कैप्टन शकील ने हमारे कमरे पर हमला करने वालों को रोका तो मैं वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। सफदर यकीनन किसी के पीछे गया होगा, वो इतला देगा। तुम ऐसा करो कि सदीकी और चौहान की ड्यूटी लगा दो कि इन हमलावरों के बारे में मजीद मालूमात हासिल करें। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। हमला आवरों के बारे में? ओह, तो वो हमला आवर थे। एक आदमी चौथी मंजिल से गिरकर हलाक हो गया है और दूसरा फरार हो गया। हलाक होने वाले की लाश पुलिस हेडक्वार्टर में है, जूलिया ने मजीद बताया। इस हलाक होने वाले के बारे में मुझे मुकम्मल मालूमात चाहिए। ये मालूमात हासिल होते ही या सफदर की तरफ से कोई इतला मिलते ही तुम 011 फ़ोन नंबर पर मुझे इतला दोगी। अगर मैं मौजूद ना हो तो पैगाम दे देना, कोड X2 इस्तेमाल करना। इमरान ने कहा। ये किसका नंबर है? जूलिया ने पूछा। किसी डॉक्टर विक्सी का है, इमरान ने जवाब दिया और डॉक्टर विक्सी अपने नाम के साथ किसी का इजाफा सुनकर मुस्कुरा दिया। ओके, दूसरी तरफ से जूलिया ने जवाब दिया और इमरान ने रिसीवर रख दिया। मुझे मेकअप बॉक्स मुहैया कर दो डॉक्टर, ताकि मैं फील्ड में काम कर सकूं। तुम्हारे पास बैठे बैठे तो मुझे दीमक लग जाएगी। इमरान ने रिसीवर रखते ही डॉक्टर से मुखातिब होकर कहा। फिक्र ना करो, दीमक का इलाज मेरे पास है, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही उसने सामने रखी हुई मेज के किनारे पर नसब एक बटन दबा दिया। चंद लम्हों बाद एक नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। विटी कहाँ है सौकी? डॉक्टर ने आने वाले से पूछा। वो चार्मिंग और डेंसिटी को लेकर सामने वाली कोठी की निगरानी के लिए गया हुआ है, आने वाली सौकी ने जवाब दिया। ठीक है, मेकअप बॉक्स लेकर आओ, डॉक्टर ने कहा। नौजवान सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। अब तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? कुछ मुझे भी तो बताओ, शायद मैं तुम्हारे काम आ जाऊं, डॉक्टर विक्सी ने संजीदा लहजे में कहा। फिलहाल तो आवारागर्दी का प्रोग्राम है, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो आप जमानत तो करा ही लेंगे, इमरान ने जवाब दिया। मैं समझ गया, तुम पुलिस हेडक्वार्टर जाना चाहते हो, डॉक्टर विक्सी ने मुस्कुराते हुए कहा। आप तो अभी तक समझदार हैं, वरना मेरा तो ख्याल था कि बुढ़ापा इंसान को सठिया देता है, इमरान ने कहा। सुनो, मैं यहाँ खासा असर व रसूख रखता हूँ, अगर चाहो तो मैं पुलिस हेडक्वार्टर से तुम्हारी मतलूबा मालूमात हासिल कर सकता हूँ, डॉक्टर विक्सी ने कहा। अरे नहीं डॉक्टर, ये गलती ना करना, इस तरह तुम भी नजरों में आ जाओगे। जब तुम्हारी ज़रूरत होगी तो मैं खुद बता दूंगा। अलबत्ता मैंने अपने 2 साथी हबशियों को कह दिया है कि उन्हें जब अस्पताल से फरागत हो वो तुम्हारे पास चले आए। कोड X2 ही इस्तेमाल होगा, तुम उन्हें रख लेना, इमरान ने कहा। ठीक है, हो जाएगा, बहरहाल मेरा ग्रुप हाजिर है, जिस वक्त चाहो उसे इस्तेमाल कर सकते हो, डॉक्टर विक्सी ने बड़े खलूस भरे लहजे में कहा। उसी लम्हे सौकी हाथ में मेकअप बॉक्स लिए कमरे में दाखिल हुआ। उसने बड़े मौतबाना अंदाज में बॉक्स डॉक्टर के सामने मेज पर रख दिया और फिर डॉक्टर के इशारे से बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही इमरान ने मेकअप बॉक्स खोला। बॉक्स में मेकअप का जदीद तरीन सामान मौजूद था। बॉक्स में मौजूद आईने की मदद से इमरान ने वहीं बैठकर ही मेकअप करना शुरू कर दिया। उसके हाथ बिजली की सी तेजी से चल रहे थे। तकरीबन 10 मिनट बाद जब उसने बॉक्स बंद किया तो डॉक्टर के मुंह से बेइख्तियार निकल गया। तुम वाकई ही जादूगर हो प्रिंस, इस कदर कामयाब मेकअप शायद ही दुनिया में और कोई कर सकता हो। डॉक्टर के लहजे में तजस्सुस का अंसर नुमाया था। गिरगिट मेरा उस्ताद है डॉक्टर, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिर उठकर खड़ा हो गया। डॉक्टर भी साथ ही उठा। मुझे एक कार चाहिए, इमरान ने उठते हुए कहा।
आओ मेरे साथ, डॉक्टर ने सर हिलाते हुए कहा और वो दोनों आगे पीछे चलते हुए कमरे से बाहर निकल गए। वॉकर मार्टिन के कमरे से निकलते ही सीधा होटल बरगैंसा पहुंचा। रिचर्ड की पूरी टीम वहां मौजूद थी। वॉकर ने रिचर्ड के मखसूस कमरे में पहुंचते ही इंटरकॉम पर मार्कोइस को हाजिर होने का हुक्म दिया और फिर रिचर्ड की मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। वो चूंकि रिचर्ड का नंबर 2 था, इसलिए रिचर्ड की अदम मौजूदगी में ग्रुप को वही कंट्रोल करता रहता था। चंद लम्हों बाद ही दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। यस सर, आने वाले ने मौतबाना लहजे में कहा। मार्कोइस, तुम कैफे शारआई लॉक पहुंचो। वहां दूसरी मंजिल के कमरा नंबर 22 में एक आदमी रिहाइश पसीर है। उसका नाम मार्टिन है। खूबसूरत और वजीह आदमी है। तुमने इसकी मुकम्मल निगरानी करनी है। मुकम्मल निगरानी का मतलब समझते हो ना? वॉकर ने सख्त लहजे में कहा। यस सर, मैं अच्छी तरह समझता हूं, मार्कोइस ने अस्बात में सर हिलाते हुए कहा। जाओ और सुनो, मामूली सी कोताही भी नाकाबिले बर्दाश्त होगी, वॉकर ने कहा और मार्कोइस सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर निकलता चला गया। उसके जाने के बाद वॉकर चंदन में बैठता सोचता रहा और मार्टिन ने उसे जिस अंदाज में जलील करके कमरे से निकाला था, उसे इसके दिल में एक गांठ सी पड़ गई थी। लेकिन मसला ये था कि मार्टिन हेडक्वार्टर का आदमी था और हेडक्वार्टर के आदमी पर हाथ डालना अपने आप को मौत के हवाले करने के मुतरादिफ था। इसलिए वो कोई ऐसा तरीका सोच रहा था जिससे इंतकाम की आग भी बुझ सके और इस पर कोई हरफ भी ना आए। अचानक उसके जहन में ख्याल बिजली के कोंदे की तरह चमका और उसका चेहरा खिल उठा। उसने मेज पर पड़ा हुआ टेलीफोन अपनी तरफ खिसकाया। यह नंबर रिचर्ड ने एक्सचेंज वालों को भारी रिश्वत देकर लगवाया था। इसका नंबर ना ही डायरेक्टरी में था और ना ही उससे किए गए फोन को चेक किया जा सकता था, बल्कि अगर चेक भी किया जाता तो किसी फोन बॉट का ही नंबर मिलता। वॉकर ने रिसीवर उठाकर तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिया और फिर जेब से रुमाल निकालकर उसने माउथ पीस पर रख दिया। पुलिस हेडक्वार्टर। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक तेज आवाज सुनाई दी। सुनो, जो शोभा होटल बरगैंसा के उकम में कार पर बम फेंके जाने वाले केस की तफ्तीश कर रहा है, उससे इधर बुला लो। मैंने उस सिलसिले में एक अहम इत्तला देनी है। वॉकर ने रुमाल माउथ पीस पर होने के बावजूद हतमीउल वासे अंदाज में बोलते हुए कहा। आप कौन साहब हैं और कहां से बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से चौंकते हुए पूछा किया। वक्त मत जाया करो, एक एक लम्हा कीमती है, जल्दी मिलवाओ, वॉकर ने चीखते हुए कहा। अच्छा, होल्ड ऑन कीजिए, इंस्पेक्टर बर्गर से बात कराता हूँ, वो इस केस के इंचार्ज हैं, दूसरी तरफ से कहा गया और वॉकर खामोश हो गया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद ही रिसीवर एक और आवाज उभरी। इंस्पेक्टर बर्गर बोल रहा हूँ। बोलने वाले के लहजे में वकार था। लहजे और आवाज से ही महसूस होता था कि वो कोई ऑफिसर है। इंस्पेक्टर बर्गर, मैं एक आम शहरी हूँ। मैं आपको एक अहम इत्तला देना चाहता हूँ। जिस कार पर बम फेंका गया था होटल बरगैंसा के उकम में, उसके मुजरिम को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वॉकर ने लहजा बदलते हुए कहा। कौन है वो? इंस्पेक्टर बर्गर ने मुख्तसर लफ्जों में सवाल करते हुए कहा। इसका नाम मार्टिन है। वो कैफी शाई लॉ की दूसरी मंजिल के कमरा नंबर 22 में मौजूद है और जिस कार से बम फेंका गया है वो कार कैफे की पार्किंग में मौजूद है। कार नए मॉडल की जैगवार है और उसके नंबर 11011 है, वॉकर ने कहा। लेकिन हम कैसे यकीन करें कि वाकई ही कार पर बम फेंका गया है, क्योंकि कार तो बम प्रूफ थी और फिर कोई शहादत ऐसी नहीं मिली जैसे साबित हो इस पर बम फेंका गया है। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। यकीन करना या ना करना आपकी मर्जी है। आप इस कार की तलाशी लें, हो सकता है इसमें कोई मखसूस सिस्टम मौजूद हो जिससे कार के अंदर बम मारा जा सकता हो। और अगर आप बम नंबर को तलाश कर रहे हैं जहां से मैं फोन कर रहा हूं, तो आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मैं एक पब्लिक फोन बॉस से कॉल कर रहा हूं, वॉकर ने तेज लहजे में कहा। फिर उसने झटके से रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट मौजूद थी। उसे मालूम था कि अब पुलिस हरकत में आ जाएगी और फिर मार्टिन को जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। इस तरह मार्टिन फंस भी जाएगा और उसका नाम भी ना आएगा। चंद लम्हों बाद वॉकर ने एक बार फिर टेलीफोन उठाया और इस बार उसने इंक्वायरी का नंबर घुमाया। इंक्वायरी से राब्ता कायम होते ही उसने जनरल अस्पताल की इंक्वायरी सेल का नंबर पूछा। नंबर मालूम करने के बाद उसने कोरिडोर दबाकर ही नंबर डायल करना शुरू कर दिया। इंक्वायरी जनरल अस्पताल। चंद लम्हों बाद ही दूसरी तरफ से एक आवाज उभरी। मैं चीफ रिपोर्टर डेली मिरर बोल रहा हूँ। होटल बरगैंसा के उकम में कार का जो हादसा हुआ, उसकी जख्मियों की अब क्या पोजीशन है? वॉकर ने कहा। एक मिनट होल्ड ऑन कीजिए प्लीज, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर खामोश हो गया। अलबत्ता उसका दिल आम मामूल से कहीं ज्यादा जोर से धड़कने लगा था, क्योंकि हर किस्म की खबर मुतवक्का थी। हेलो। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से आवाज रिसीव हुई। यस प्लीज, वॉकर ने कहा। एक और जख्मी मर गया है, वो मकामी था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उसका नाम रिचर्ड था और वो मकामी गुंडा था, इंक्वायरी क्लर्क ने कहा। और वॉकर एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ जैसे उसका दिमाग सुन हो गया हो। उसका बॉस रिचर्ड मर गया था, किंग डॉग मर गया था। हेलो, क्या आप लाइन पर हैं? इस तरह खामोश हो जाने पर दूसरी तरफ से पूछा गया। हाँ, मैं लाइन पर हूँ। बाकी जख्मियों की क्या पोजीशन है? उसने चौंकते हुए पूछा। बाकी 2 हबशी, एक अतालवी है। एक हबशी अभी बेहोश है, उसके सर पर चोट लगी है, जबकि दूसरा हबशी और अतालवी होश में आ चुके हैं, दूसरी तरफ से बताया गया।
ओके थैंक यू, वॉकर ने कहा और पेटीले हाथों से रिसीवर को रीडर पर रख दिया। उसका चेहरा लटक गया था और आंखों में अफसुर्दगी थी। दूसरे लम्हे वो एक बार फिर चौंक पड़ा और इस बार उसके चेहरे पर मुसरत के तासुरात बनने लगे। उसे अचानक ख्याल आ गया था कि रिचर्ड के मरने के बाद वो यकीनन ग्रुप का बॉस बन जाएगा। इस लिहाज से रिचर्ड की बात उसके लिए बाइसे मुसर्रत थी। वॉकर ने सोचा कि मरने वाले तो वापस नहीं आया करते, इसलिए इनका सोग मनाने की बजाय अपने बॉस बनने के सिलसिले में कोई कार्रवाई की जाए। चूंकि वो बहैसियत नंबर 2 रिचर्ड के बेहद करीब था, इसलिए इसका हेडक्वार्टर से भी अक्सर राब्ता रहता था। वो तेजी से उठा फिर कमरे के एक कोने की तरफ बढ़ता चला गया। कोने के साथ ही दीवार पर एक तस्वीर आवेजा थी। इसने तस्वीर को उठाकर एक तरफ किया, उसके पीछे दीवार पर लगे हुए एक छोटे से हुक को बाहर की तरफ खींचा। हुक के बाहर खींचने में कोने में एक छोटा सा दराज खुला था। वॉकर ने तस्वीर अपनी जगह ऐसे दुरुस्त की और फिर तेजी से इस छोटे दरवाजे की तरफ चला गया। दरवाजे से सीढ़ियां नीचे उतर रही थी। सीढ़ियां उतरने के बाद वो एक छोटे से कमरे में पहुंच गया। इस कमरे की दीवार के साथ एक बड़ी सी मशीन नस्ब थी, जिनके दरमियान में एक बड़ी सी स्क्रीन नस्ब थी। वॉकर मशीन के सामने रखे हुए स्टूल पर बैठ गया और फिर उसने तेजी से मशीन का मेन बटन ऑन कर दिया। हेडक्वार्टर से राब्ते की खसूसी मशीन थी और इस मशीन के जरिए हेडक्वार्टर से राब्ता कायम किया जा सकता था। बटन ऑन होते ही मशीन में जिंदगी की लहर जाग उठी और इस पर छोटे छोटे मुख्तलिफ रंगों के बल्ब तेजी से जलने बुझने लगे। मशीन के दरमियान स्क्रीन पर बिजली की लहरें कूदने लगी। चंद लम्हों बाद स्क्रीन पर सुर्ख रंग छा गया और सुर्ख रंग में मुख्तलिफ रंगों का बना हुआ दायरा तेजी से फैलने और सिमटने लगा। इस बात की निशानी थी कि हेडक्वार्टर से राब्ता कायम हो गया है। अब वॉकर संभल कर बैठ गया, क्योंकि उससे मालूम था कि अब उसे हेडक्वार्टर की स्क्रीन पर देखा जा रहा होगा और वहां की मशीन बाकायदा उसकी स्क्रीनिंग कर रही होगी। हेलो हेडक्वार्टर रिसीविंग यू। चंद लम्हों बाद मशीन से खड़खड़ाती हुई आवाज निकली। मैं किंग डॉग रिचर्ड फ्रॉम जेरी का नंबर 2 वॉकर बोल रहा हूँ। वॉकर ने बड़े मौतबाना लहजे में कहा। यस हेनरी फ्रॉम हेडक्वार्टर। क्या बात है, रिचर्ड कहाँ है? बोलने वाले का लहजा यकलक सख्त और तहमकाना हो गया। बॉस किंग डॉग हलाक हो चुका है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया ताकि आपको रिपोर्ट दूं। वॉकर ने जवाब दिया। रिचर्ड हलाक हो गया? वो कैसे? तफसीली रिपोर्ट दो। दूसरी तरफ से बोलने वाले के लहजे को झटका सा लगा था। बॉस, आपने रिचर्ड को एक मिशन सौंपा था कि पाकिस्तान के अली इमरान और उसकी टीम को खत्म करना है। इस सिलसिले में हम शहर में फैल गए थे। फिर हमें इत्तला मिली कि मास्टर किलर का जवाना एक और हबशी के हमरा एक तैयारे से एयरपोर्ट पर उतरा है और चनाचा बॉस ने फौरन उन्हें हेडक्वार्टर में ले आने का हुक्म दिया। चनाचा हमारे ग्रुप के टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें हेडक्वार्टर पहुंचा दिया, जहां बॉस ने उस पर तशद्दुद करके अली इमरान के मुतालिक पूछा, लेकिन मास्टर किलर के जवाना ने बॉस से सौदाबाजी कर ली कि वो इमरान समेत तमाम टीम की शिनाख्त कराने पर तैयार है, बशर्ती का उसे और उसके हबशी साथी को पावरलैंड का शहरी बना दिया जाए। इस पर बॉस राजी हो गया। चनाचा वो इन दोनों को लेकर ऊपर अपने दफ्तर में आया और हमें निगरानी का हुक्म दे दिया। इतने में एक अतालवी यहाँ के मशहूर गुंडे शाटी के हमरा बॉस के दफ्तर में घुसे। फिर जब वो वापस निकले तो रिचर्ड को जवाना ने कांधे पे उलादा हुआ था। मैंने मुदाखलत करना चाही, लेकिन बॉस ने मुझे इशारा कर दिया कि मैं मुदाखलत ना करूं। बॉस दानिस्ता बेहोश हुए थे। चनाचा में निगरानी करता रहा। वो लोग बॉस को लेकर हेडक्वार्टर की उकबी गली से होते हुए कार में बैठ गए। मैं खासा फासला तय करके कार का ताकुब करने लगा। इसी लम्हे एक गली से एक और कार पीछे लग गई, जिसमें बॉस, दोनों हबशी, वो अतालवी और शाटी मौजूद था। फिर इस कार से किसी मैकेनिज्म की मदद से बॉस वाली कार पर बम फेंका गया। कार तबाह हो गई, लेकिन चूंकि कार मखसूस साख्त की थी और बम प्रूफ बनाई गई थी, इसलिए कार में सवार अफराद हलाक ना हुए बल्कि जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां ऑपरेशन थिएटर में शाटी हलाक हो गया। बाकी को वार्ड में पहुंचा दिया गया और अभी अभी इत्तला मिली है कि बॉस रिचर्ड भी हलाक हो गया है। अतालवी और दोनों हबशी अभी जिंदा हैं और वार्ड में मौजूद हैं। बॉस के मरने की इत्तला मिलते ही मैंने आपको कॉल की है ताकि आपसे ताज़ा तरीन हिदायत हासिल की जा सके। वॉकर ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। वो अतालवी कौन है, मालूम किया? दूसरी तरफ से पूछा गया। नहीं जनाब, वैसे आप हुक्म करें तो मैं उसे अगवा करके इसकी असलियत का पता कर सकता हूँ, वॉकर ने जवाब दिया। इनकी कार पर हमला किसने किया था? दूसरी तरफ से पूछा गया। मालूम नहीं जनाब, वो कार अचानक गायब हो गई थी, वॉकर ने जानबूझकर लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा। ठीक है, रिचर्ड के मरने के बाद मैं तुम्हें बाकायदा तौर पर ग्रुप का इंचार्ज बनाता हूं। तुम्हें बॉस कार्ड पहुंच जाएगा, हेनरी ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा और वॉकर का चेहरा खुशी से खिल उठा। पावरलैंड ग्रुप का बॉस बन जाना इसके लिए बहुत बड़ा एहसास था। थैंक यू बॉस, मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा, वॉकर ने इंतहाई जोशीले अंदाज में जवाब देते हुए कहा। लेकिन मौजूदा मिशन की तकमील तक तुम और तुम्हारा ग्रुप हेडक्वार्टर से भेजे गए खसूसी नुमाइंदे मार्टिन के तहत काम करेगा। तुमने इसके अहकामात की मुकम्मल तामील करनी है हर लिहाज से, हेनरी ने सख्त लहजे में कहा और वॉकर को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके जिस्म से तमाम खून निचोड़ लिया हो। मार्टिन, बॉस ये मार्टिन साहब कौन है और इनसे राब्ता कैसे कायम होगा? वॉकर ने बुझे बुझे लहजे में पूछा।
वो तुमसे खुद ही राब्ता कायम करेगा, मैं उसे हिदायत दे दूंगा, हेनरी ने सख्त लहजे में कहा। उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। वॉकर ने मशीन ऑफ कर दी और फिर थके थके कदमों से सीढ़ियां चढ़ता हुआ दोबारा दफ्तर में पहुंच गया। उसके जहन में भूचाल सा आया हुआ था। वो खुद ही अपने जाल में बुरी तरह फंस चुका था। इसने चीफ बॉस से मार्टिन के बारे में लाइल्मी का इजहार किया था, जबकि वो ना सिर्फ मार्टिन से मिल चुका था बल्कि उसे अपना नाम भी बता चुका था। अब जबकि चीफ बॉस उससे राब्ता कायम करेगा तो तमाम सूरत हाल सामने आ जाएगी और इस तरह उसकी वफादारी मशकूक हो जाएगी और फिर उसका नतीजा सिवाय उसकी फौरी मौत के और कुछ ना निकल सकेगा। वॉकर बैठा यही बात सोच रहा था कि अचानक मेज पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और वॉकर ने चूक कर रिसीवर उठा लिया। यस, वॉकर स्पीकिंग। वॉकर ने बुझे बुझे लहजे में कहा, मार्कुइस बोल रहा हूं सर। मार्टिन की कार को पुलिस वाले अपने हेडक्वार्टर की वर्कशॉप में ले गए हैं। मार्टिन को इसकी इत्तला नहीं दी गई। मजीद ये कि पुलिस के अफसर सफेद कपड़ों में मार्टिन के कमरे की बाकायदा निगरानी कर रहे हैं। मार्टिन ने रिपोर्ट देते हुए कहा, ओह, अब मेरी नई हिदायत सुनो। तुमने मार्टिन को फौरी तौर पर हलाक करना है, हर कीमत पर। उसे बेदरेक गोलियों से छलनी कर दो, चाहे उसके लिए तुम्हें कितना बड़ा रिस्क ही क्यों ना लेना पड़े। वॉकर ने सख्त लहजे में मार्कुइस को हिदायत देते हुए कहा, ठीक है बॉस, हुक्म की तामील होगी। मार्कुइस ने जवाब दिया, तामील होते ही मुझे रिपोर्ट दो और सुनो, मैं कोताही और नाकामी के अल्फाज बर्दाश्त नहीं करूंगा। वॉकर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, आप बेफिक्र रहें जनाब, मार्कुइस कभी अपने मिशन में नाकाम नहीं हुआ। मार्कुइस ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी रिपोर्ट का मुंतज़िर रहूंगा। वॉकर ने कहा। उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। अब वो सोच रहा था कि इसकी जिंदगी सिर्फ इसी सूरत में बच सकती है कि मार्टिन चीफ बॉस से राब्ता कायम होने से पहले ही खत्म हो जाए और उसे यकीन था कि मार्कुइस अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि मार्कुइस की फितरत को वो अच्छी तरह जानता था। वो इंतहाई दलेर और सच्चा निशानेबाज था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि वो हुक्म की तामील अपनी जान तक लड़ा देगा। सफदर ने अस्पताल से निकलते ही खाली टैक्सी एंगेज की और उसे मोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाने के लिए कहा और फिर मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद थोड़ी सी देर में टैक्सी ने उसे मोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिस के सामने उतार दिया। ये एक बहुत बड़ी इमारत थी जिसमें कई शोबे थे। सफदर टैक्सी को फारिग करके तेज तेज कदम उठाता इंक्वायरी की तरफ बढ़ता चला गया। मैं डेली न्यूज सर्विस का खसूसी रिपोर्टर हूँ, मुझे एक कार की रजिस्ट्रेशन के बारे में मालूमात चाहिए। सफदर ने इंक्वायरी क्लर्क के पास जाकर बड़े नरम लहजे में कहा, सॉरी, सिवाय पुलिस के हम कानूनन रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड के बारे में किसी को मालूमात मुहैया नहीं कर सकते। इंक्वायरी क्लर्क ने बड़े स्पष्ट लहजे में जवाब देते हुए कहा, सुनो दोस्त, हम लोग भी आवाम के लिए काम करते हैं, इसके बावजूद मालूमात का माकूल मुआवजा भी अदा करते हैं। क्या $50 तुम्हें ज्यादा नहीं होंगे? सफदर ने दूसरा दाव इस्तेमाल किया और साथ ही उसने जेब से $50 का नोट निकालकर उसे उंगलियों में मरोड़ना शुरू कर दिया। इस मुल्क में पहुंचने से पहले ही इमरान ने उन्हें खासी बड़ी करेंसी दे दी थी ताकि उन्हें किसी परेशानी का शिकार ना होना पड़े। इस महंगाई के दौर में $50 की क्या वक़्त है? कम से कम $100 की बात करो तो शायद मैं तुम्हारे हक में सोचने की कोशिश करूं। काउंटर क्लर्क ने जवाब दिया। अलबत्ता उसकी आंखों में पैदा होने वाली चमक सफदर ने बखूबी देख ली। ठीक है, मुझे मंजूर है। सफदर ने जेब से एक और नोट निकालते हुए कहा और काउंटर क्लर्क ने तेजी से दोनों नोट सफदर के हाथों से झपट लिए। उसके चेहरे पर अब मुस्कुराहट दौड़ने लगी थी। फरमाइए जनाब, आपकी खिदमत के लिए तो हम हर वक्त तैयार रहते हैं। नंबर बताइए, इंक्वायरी क्लर्क ने तेजी से मुस्कुराते हुए कहा और सफदर ने उसे कार का नंबर और मॉडल बता दिया। इंक्वायरी क्लर्क ने सामने रखे हुए फोन का रिसीवर उठाया और फिर मुख्तलिफ नंबर दबा दिए। हेलो, ग्रेसी बोल रहा हूँ। इंक्वायरी, पुलिस हेडक्वार्टर ने एक कार की रजिस्ट्रेशन तफसीलात फौरी तौर पर तलब की हैं। इंक्वायरी क्लर्क ने सफदर को आंख मारते हुए कहा और फिर दूसरी तरफ से बात सुनकर उसने सफदर के बताए हुए नंबर दोहरा दिए। उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। अभी चंद लम्हों में तफसीलात मिल जाएंगी। वैसे बाय द वे, ये तो बताओ कि अखबार को इस कार की रजिस्ट्रेशन से क्या दिलचस्पी पैदा हो गई है? इंक्वायरी क्लर्क ने आंखें झपकाते हुए कहा, $100 लेने के बाद तुम्हें इस सवाल का हक नहीं रहा दोस्त। वैसे भी मालूमात अगर फरोख्त होती हैं तो फिर खरीदी भी जाती हैं। अगर तुम दिलचस्पी लेना चाहते हो तो $200 दो, मैं बता देता हूँ। सफदर ने जवाब दिया। ओह, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, होगी कुछ। इंक्वायरी क्लर्क ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया और सफदर मुस्कुरा दिया। चंद लम्हों बाद टेलीफोन की घंटी बज उठी और इंक्वायरी क्लर्क ने रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से होने वाली बात सुनता रहा। फिर उसने थैंक यू कहकर रिसीवर रख दिया। ये कार मॉडल मोटर हायर कंपनी की मलकियत है। इस कंपनी का सदर दफ्तर विलिंगटन रोड पर है, इंक्वायरी क्लर्क ने कहा और सफदर इसका शुक्रिया अदा करते हुए तेजी से वापस मुड़ गया। मसला मजीद उलझ गया था कि कार किराया पर हासिल की गई थी। अब उसे हायर कंपनी से मालूमात हासिल करना होगी, क्योंकि वो लोग ग्रीन कार्ड के बगैर मोटर किराया पर नहीं देते और ग्रीन कार्ड ऐसी चीज है जिसे ना ही जाली तौर पर बनाया जा सकता है और ना ही उसे छापा जा सकता है। चुनाचा उसने
इमारत से बाहर आकर एक खाली टैक्सी एंगेज की, फिर इसे वेलिंगटन रोड पर चलने के लिए कहा और टैक्सी आगे बढ़ गई। एक मोड़ मुड़ते ही जैसे टैक्सी आगे बढ़ी उसे रुकना पड़ा क्योंकि सड़क ब्लॉक थी और वहां बहुत से लोग इकट्ठे थे। दरमियान में एक कार पिचकी हुई पड़ी थी। पुलिस के अफराद भी वहां मौजूद थे और वहां रुकी हुई ट्रैफिक की बहाल करने की कोशिश में मसरूफ थे। थोड़ी देर बाद टैक्सी को रास्ता मिला और वह आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई आगे बढ़ी। जब वो पिचकी हुई कार के करीब गुजरी तो सफदर बेख्तियार चौंक पड़ा क्योंकि पिचकी हुई कार पर मौजूद नंबर प्लेट वही थी जिसे सफदर तलाश कर रहा था। टैक्सी आगे करके रोक दो दोस्त, मुझे यहाँ एक दोस्त नजर आ गया है, उससे फौरी मिलना जरूरी है, सफदर ने कहा और टैक्सी ड्राइवर ने सर हिलाते हुए टैक्सी एक तरफ करके रोक दी। सफदर ने मीटर देखकर किराया अदा किया और फिर तेजी से वापस उसी पिचकी हुई कार की तरफ पलट के चला गया। चंद लम्हों बाद सफदर को मालूम हो गया था कि कार तेज रफ्तारी की वजह से बड़े ट्रेलर से टकरा गई है और उसमें सवार वाहद आदमी जो कार ड्राइवर था शदीद जख्मी हो गया है। उसे फौरी तौर पर नजदीकी पोर्टफोलियो अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। फिर सफदर ने पोर्टफोलियो अस्पताल का पता मालूम कर लिया, वो चंद ब्लॉक दूर था। इस किस्म के छोटे छोटे अस्पताल इमरजेंसी से निपटने के लिए नजदीक नजदीक बनाए जाते थे। सफदर पैदल चलता हुआ पोर्टफोलियो अस्पताल की इमारत तक पहुंच गया और फिर वहां भी इंक्वायरी क्लर्क की $50 का नोट देना पड़ा। अलबत्ता $50 के नोट ने उसे ड्राइवर के मुतालिक मालूमात हासिल करने में खासी मदद दी। उसकी जेब से निकलने वाले कागजात की बुनियाद पर उसका नाम कॉरल था, कौमियत फिनलैंड की थी, उसकी रिहाइश ग्रीनवुड ब्लॉक्स में फ्लैट नंबर 112 थी और सफदर ने दूसरे लम्हे ग्रीनवुड ब्लॉक में पहुंचने का फैसला कर लिया क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक उसकी रिहाइशगाह से शायद उसके मुतालिक मजीद मालूमात हासिल हो सके। ग्रीनवुड ब्लॉक एक 5 मंजिला इमारत थी जिसमें तमाम रिहायशी फ्लैट थे। सफदर लिफ्ट के जरिए चौथी मंजिल पर पहुंच गया क्योंकि नीचे लगे हुए बोर्ड की मदद से उसने मालूम कर लिया था कि कमरा नंबर 112 चौथी मंजिल पर है। चौथी मंजिल की गैलरी में दाखिल होते ही वो तेजी से मतलूबा कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। गैलरी सुनसान पड़ी हुई थी और तकरीबन तमाम कमरों के दरवाजे बंद थे। सब लोग शायद काम पर गए हुए थे। कमरा नंबर 112 के बाहर कॉरल ऑरिक्स के नाम की प्लेट मौजूद थी। सफदर ने बड़े एतमीनान से एक तार की मदद से ऑटोमेटिक लॉक खोला और फिर दरवाज़ा धकेलता हुआ वो फ्लैट में दाखिल हो गया। ये 2 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटा सा फ्लैट था, लेकिन फ्लैट में दाखिल होते ही सफदर चौंक पड़ा क्योंकि फ्लैट की हर चीज़ पर गिर्द की दहीज तहत मौजूद थी। यूँ लगता था जैसे कई दिनों से इसमें कोई दाखिल ना हुआ हो और सफदर समझ गया कि फ्लैट में कॉरल की रिहाइश नहीं है बल्कि सिर्फ ग्रीन कार्ड में किसी न किसी पत्ते के इंदराज के लिए उसे किराए पर लिया गया है। इसलिए सफदर कदरे मायूस जरूर हुआ, लेकिन इसके बावजूद उसने तलाशी लेने का फैसला कर लिया क्योंकि अब यहाँ तक पहुँच जाने के बाद यूँ वापस चला जाना उसके लिए नामुमकिन था। थोड़ी ही देर में उसने फ्लैट की हर चीज़ खंगाल डाली, लेकिन कोई ऐसी चीज़ उसे ना मिली जिससे कोई क्लू मिल जाता। वो तो मायूस होकर वापस लौटने ही लगा था कि अचानक उसकी नजरें एक तरफ पड़ी हुई रुई की टोकरी पर पड़ी जिसमें फाड़े हुए कागजात की टुकड़े पड़े हुए थे। सफदर ने रद्दी की टोकरी उठाकर मेज पर पलट दी और फिर एक टुकड़े को गौर से देखने लगा। चंद लम्हों बाद सफदर की आंखें चमक उठी। उसकी नजरें एक सुर्ख रंग के कार्ड पर पड़ गई थी। इस कार्ड के कोने पर एक 7 रंगों का दायरा सा बना हुआ था जिसके नीचे बारीक अल्फाज में पावरलैंड प्रिंटेड था। कार्ड की पुष्ट पर कैफे शार्ली, कमरा नंबर 22 और मार्टिन ची बॉस के अल्फाज दर्ज थे। ये एक अहम क्लू था, इसलिए सफदर ने कार्ड जेब में डाला और फिर फ्लैट से निकलकर वो चंद लम्हों बाद वापस सड़क पर पहुंच गया। अब उसने फौरी तौर पर कैफे शाही लॉक पर पहुंचने का फैसला कर लिया था ताकि मार्टिन का हदूद राबिया मालूम कर सके। जैसे चीफ बॉस लिखा गया था। चीफ बॉस के अल्फाज से तो यही जाहिर होता है कि वही इस गिरोह का इंचार्ज है जिस गिरोह ने इस तरह दिन दिहाड़े भरे अस्पताल में यूं अंधाधुंधी से इमरान और उसके साथियों को कत्ल करने के लिए हमला कर दिया था। अब सफदर को यह भी यकीन आ गया था कि कार तबाह करने वाला ग्रुप भी इस मार्टिन का ही होगा। जब उसे इल्म हो गया होगा कि इमरान उसके साथी सिर्फ जख्मी हुए हैं तो फिर उसने अस्पताल पर हमला कर दिया। टैक्सी तेजी से सड़कों पर दौड़ती जा रही थी और सफदर खामोश बैठा उन्हीं ख्यालात में गर्क था। अब तक उसे इमरान के फिनलैंड आने का मकसद समझ में ना आया था। पावरलैंड फिनलैंड में तो ना था और ना ही इमरान ने किसी खास टारगेट की निशानदही की थी, लेकिन फिनलैंड पहुंचते ही बेहतर पे जो वाकयात हुए थे उससे यही जाहिर हुआ था कि यहाँ पावरलैंड का कोई ऐसा टारगेट मौजूद है जिसे वो इमरान जाहिर होता था कि यहाँ पावरलैंड का टारगेट मौजूद होगा जिसे वो इमरान के हाथों में ना जाने देना चाहते होंगे। लेकिन सवाल ये था कि उनकी यहाँ आमद का उन्हें कैसे पता चल गया। और फिर एक और पहलू भी उसे दावत फिक्रों से रहा था कि हमले सिर्फ इमरान, जोसेफ और जवाना पर हुए हैं जबकि टीम के बाकी मेंबरान हस्बे मामूल पुरसकून थे। उसकी कोई वजह सफदर की समझ में ना आ रही थी। अचानक जैसे स्याह बादलों में बिजली कौंदती उसी तरह सफदर के जहन में झमाका हुआ और वो समझ गया कि जवाना मास्टर किलर का मेंबर था और मास्टर किलर का ग्रुप इन इलाकों में यकीनन जाना पहचाना होगा। इसलिए जवाना का पहचान लिया गया और फिर जवाना की मदद से इमरान को टारगेट बनाया गया होगा। जवाना की शख्सियत ऐसी थी कि अगर उसका मेकअप भी कर दिया जाता तब भी वो अपने मखसूस टील डोल की वजह से पहचाना जा सकता था और फिर शायद इमरान भी उससे हमरा इसलिए ले आया होगा कि
चारे के तौर पर इस्तेमाल कर सके। अब सूरत हाल वाज़ेह होती जा रही थी। इसका मतलब था कि यहाँ इमरान के खिलाफ दो ग्रुप काम कर रहे थे। एक ग्रुप ने जवाना के जरिए इमरान से राब्ता कायम किया, जबकि दूसरे ग्रुप ने उसे बराह रास्त हमला कर दिया, और ये दूसरा ग्रुप यकीनन मार्टिन का होगा। साहब, कैफे शाही लॉक आ गया है। अचानक ड्राइवर की मौतबाना आवाज़ सुनाई थी और सफदर बुरी तरह चौंक पड़ा। उसे एहसास तक ना हुआ था कि टैक्सी अपनी मंजिल पर पहुंच कर रुक भी गई थी। सफदर सर हिलाता हुआ टैक्सी से उतरा और फिर किराया अदा करके वो कैफे शाही लॉक के मेन गेट में दाखिल हो गया। चूंकि उसे मार्टिन के कमरे का नंबर मालूम था, इसलिए वो काउंटर की तरफ जाने के बजाय सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ता चला गया। चंद ही लम्हों में लिफ्ट ने उसे दूसरी मंजिल पर पहुंचा दिया, लेकिन लिफ्ट से उतरते ही वो ये देखकर बौखला गया कि कमरा नंबर 22 के सामने 4 पुलिस ऑफिसरान खड़े थे। उनमें से एक बड़ी शिद्दत से दरवाजा खटखटा रहा था। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और सफदर को मार्टिन की एक झलक नजर आई। वो खासा खूबसूरत वजीह नौजवान था। पुलिस ऑफिसरान के अंदर जाते ही ऑटोमेटिक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही सफदर सतून की आड़ से आगे बढ़ा। वो पुलिस ऑफिसरान की वजह से आगे बढ़ने की बजाय सतून की आड़ में हो गया था। साथ वाले कमरे का दरवाजा बंद था और उसके हैंडल पर मौजूद गर्द की तह बता रही थी कि कमरा खाली है। सफदर तेजी से इस कमरे की तरफ बढ़ा, फिर उसने जैसे ही हैंडल दबाया दरवाजा खुलता चला गया। सफदर ने अंदर दाखिल होकर दरवाजे की चटखनी पकड़कर आहिस्ता से चढ़ाई, फिर उसने कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया। दोनों कमरों के दरमियान कोई रोशनदान तक ना था जिससे वो दूसरी तरफ झांक सकता या उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन सकता, इसलिए वो तेजी से उकबी खिड़की की तरफ बढ़ता चला गया। उसने उकबी खिड़की खोलकर झांका तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। खिड़की के नीचे एक बड़ा सा इराशी डब्बा बना हुआ था जिसमें एक आदमी आसानी से छुप सकता था। हर खिड़की के नीचे इस तरह के डब्बे बने हुए थे जिनकी बुलंदी इतनी थी कि आदमी खिड़कियां इन डब्बों में छुप गई थी। और सफदर बड़ी आहिस्तगी से डब्बे के अंदर उतर गया। साथ वाले कमरे की खिड़की आधी खुली हुई थी। सफदर ने इधर उधर देखा, नीचे सड़क पर ट्रैफिक हमारी थी। और फिर सफदर बड़ी आहिस्तगी से साथ वाले डब्बे में उतर गया। अब वो कदरे झुककर खड़ा हो गया। इस तरह से बाहर से वो ना देखा जा सकता था और अंदर होने वाली गुफ्तगू उसे वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रही थी। अलबत्ता वो खुद खिड़की के पट की आड़ में था, मगर किस जुर्म में और क्यों? एक हैरत भरी आवाज़ सफदर के कानों में पड़ी। होटल बरगैंसा के हुक्म में आपकी कार से एक कार बम मारा गया है। इस सिलसिले में हम तफ्तीश कर रहे हैं। एक करख्सी आवाज़ सुनाई दी और सफदर समझ गया कि यह आवाज़ यकीनन पुलिस ऑफिसर की हो सकती है, और उसमें से साफ जाहिर था कि पहली आवाज़ मार्टिन की थी। फिर वो कमरे में होने वाली गुफ्तगू सुनता रहा। उसे इस वक्त बेहद हैरत हुई जब मार्टिन ने खुद ही सब कुछ बताने की हामी भर ली। उसकी छठी हिस्स खतरे का अलार्म बजाने लगी, क्योंकि वो ऐसे मुजरमों की नफ्सियात से अच्छी तरह वाकिफ था। ये लोग इस अंदाज में डॉश दिया करते हैं। मार्टिन पुलिस से अपना तहफ़्फ़ुज़ और अपनी हिफाजत की गारंटी मांग रहा था और सफदर सोच रहा था कि दिन दिहाड़े अस्पताल में हमला करने वाले ग्रुप का इंचार्ज इतना बोता और बुज़दिल नहीं हो सकता। यकीनन मार्टिन कोई खास चाल चल रहा है। चनाचा उसने रिस्क लेने का फैसला किया। फिर उसने इंतहाई आहिस्तगी से चौखट से अपना सर ऊपर कर उठाया और दूसरे लम्हे वो कुदरे मुतमईन हो गया, क्योंकि खिड़की पर पर्दे पड़े हुए थे, इसलिए उसे अंदर ना देखा जा सकता था। वो पर्दों के दरमियान एक मामूली सी भरी चोरी से उसने आंख लगा दी। अब उसे कमरे का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। कमरे में खूबसूरत और वजीह आदमी के साथ वही 4 पुलिस ऑफिसरान मौजूद थे जो सफदर के सामने कमरे में दाखिल हुए थे। वो पुलिस ऑफिसरान मुड़कर दरवाजे की चटखनी चढ़ा दी थी, जबकि दूसरे ने जेब से नोटबुक और पेंसिल निकाल ली थी। वो शायद मार्टिन का बयान नोट करने के लिए तैयार हो रहे थे। तशरीफ रखिए और मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको एक अहम दस्तावेज दिखाऊं। मार्टिन के लहजे में इत्मीनान की झलक थी और सफदर चौंक गया। वो मार्टिन के लहजे में पनाहपुर इसरारियत भाम किया था, जबकि सीधे साधे पुलिस ऑफिसरान हर खतरे से बेनियाज मुतमिन खड़े थे। फिर सफदर ने मार्टिन के हाथ में एक अजीब साख्त का चिपटा पिस्तौल देखा। पुलिस ऑफिसरान की हाथ तेजी से साइड होल्स्टरों की तरफ बढ़े, मगर मार्टिन ने पिस्तौल का ट्रिगर दबा दिया। Like, comment, share, press the bell icon.